हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। ये जो करी है ये एक एलिफेंट है और इसके बारे में ही पूरी स्टोरी है। करी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। तो ये राइटर बताते हैं कि करी जो है वो एक एलिफेंट है, एक हाथी है और वो मुझको दिया गया था जब वो हाथी 5 months का था, 5 महीने का था और मैं उसका ख्याल रखता था। मैं उस समय 9 साल का था और मैं उसकी बैक तक, उसकी कमर तक ही पहुंच पाता था अगर मैं टिप टो पे खड़ा होता था। टिप टो मतलब अपने जो अंगूठा होता है, अंगूठे की उंगली पर उचक के खड़ा होना। जब वो ऐसे करके खड़े होते थे राइटर, तभी उसके बैक तक वो पहुंच पाते थे। He seemed to remain that high for nearly 2 years। और राइटर को ऐसा लगता है कि वो जो करी था, उनका एलिफेंट, वो लगभग 2 साल तक इतना ही बड़ा था। We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was। वो बताते हैं कि करी और राइटर दोनों एक साथ ही बड़े हुए, इसलिए उनको कभी भी नहीं समझ में आया कि वो कितने, इनका करी जो था एलिफेंट, वो कितना टॉल था जब उनको वो मिला था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on 3 stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved about। तो जो करी था वो रहता था एक पवेलियन में। पवेलियन मतलब एक एरिया, जैसे कि वो होता है ग्राउंड होता है, आप क्रिकेट मैच का कहते हैं कि ये पवेलियन में बैठे हुए हैं, ऐसे एक एरिया के लिए यूज़ किया जाता है पवेलियन। थैचेड का मतलब होता है जो जैसे कि फूस से बनी हुई चीज़ होती है ना, रूफ जो जिसमें घास फूस से बनी हुई जो छत होती है वो थैचेड होती है। स्टंप तो होते हैं लंबे लंबे डंडे, तो वो ऐसे ही जगह पे रहता था करी। और वो जो स्टंप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि अगर करी उस पर झटका भी मारे, बम्प भी करे उन पर, तो वो उस पर ना गिरे। One of the first things Curry did was to save the life of a boy। सबसे पहली चीज ये थी जो करी ने करी थी, वो थी एक बच्चे की जान बचाना। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। Curry वैसे तो ज़्यादा नहीं खाता था, मगर उसको 40 pounds of twigs मतलब नई नई टहनियाँ, जो यंग सी टहनियाँ होती हैं, सॉफ्ट सी होती हैं थोड़ी, ऐसी उसको टहनियाँ चाहिए होती थी चबाने के लिए और कुछ खेलने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। और मैं हर सुबह उसको लेके जाता था नदी के पास नहलाने के लिए। He would lie down on the sandbank when I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। और वो करी जो था वो सैंड के जो मतलब नदी के जो किनारा होता है वहाँ पे लेट जाता था और राइटर उसको रब करते थे लगभग 1 घंटे तक सैंड से। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद करी जो था वो लेट जाता था लगभग 1 घंटे के लिए पानी में। आफ्टर दैट ही वुड, हाँ ये वाला हो गया, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। और जब वो वापस बाहर निकलता था पानी में से तो उसकी जो स्किन होती थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही होती थी, जैसे कि इबोनी चमकता है। इबोनी एक पेड़ होता है जो कि रेन फॉरेस्ट का पेड़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, ऐसी जगह का पेड़ होता है इबोनी। एंड ही वुड स्क्वील मतलब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता था और मतलब ट्रम्पेट तेज से आवाज़ें करता था खुशी से जब उसके ऊपर से पानी गिरता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। फिर जो राइटर थे वो उनका कान पकड़ के, करी का कान पकड़ के आगे उसको ले जाते थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है किसी एलिफेंट को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और मैं उसको जंगल के पास में ले जाता था और वहाँ पे छोड़ देता था और वहाँ पर से मैं लेके आता था बहुत ही टेस्टी ट्विग्स। लस्कीशियस का मतलब होता है टेस्टी, डिलीशियस, और ट्विग्स का मतलब टहनियाँ होता है, तो टेस्टी टेस्टी टहनियाँ मैं करी के लिए लेके आता था जो वो रात के खाने में खा सके। One has to have a very sharp hatchet टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और किसी को अगर इन ट्विग्स को काटना है तो उसके पास बहुत ही शार्प, बहुत ही पैनी कुल्हाड़ी होनी चाहिए। हैचेट होता है एक टाइप की एक्स होती है, छोटी सी एक्स, छोटी सी, आप जिससे किसी चीज़ को काट सकते हैं वो होनी चाहिए अगर आपको ट्विग्स को काटना है। और लगभग ½ एन आवर से ज़्यादा उसको लग जाता था उस जो ट्विग्स होती थी उसको काटने में। और क्योंकि वो आपस में कैसा मल्टीलेटेड होती है, मतलब थोड़ी सही होती हैं, थोड़ी ख़राब होती हैं, और अगर ज़रा सी भी ख़राब होती है ना तो एलिफेंट जो होता है ऐसी ट्विग्स को टच भी नहीं करता, उसको एकदम सही और फ्रेश ट्विग्स चाहिए होती हैं। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry। और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता था करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग लाना। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे से पौधे।
आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। राइटर को चढ़ने पड़ते थे बहुत सारे पेड़ ताकि वो बहुत ही अच्छी सी ट्विग्स ला पाए करी के लिए। एंड एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथीड्रल ऑफ लीव्स इन ब्रांचेस। और करी को बहुत ज़्यादा पसंद थी जो यंग ब्रांचेस होती हैं, मतलब बिल्कुल नई नई उगी हुई ब्रांचेस होती है बनियन ट्री की, वो बहुत ज़्यादा पसंद थी करी को। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। और एक बार में मार्च के दिन था तो मैं उनको गैदर कर रहा था, तो तभी मैंने करी की आवाज़ सुनी बहुत तेज़ी से, थोड़ी सी दूरी पर वो मतलब बुला रहा था मुझे। और एज ही वॉज स्टिल यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। और अभी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो उसकी आवाज़ ऐसी आई थी जैसे किसी बच्चे की आवाज़ हो बजाय कि किसी हाथी की आवाज़ की। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं ट्री से उतरा और फटाफट जो फॉरेस्ट के किनारे पर करी को छोड़ के आया था वहाँ पर मैं भागा। मैंने हर तरफ देख लिया मगर मुझे करी कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं पानी के पास गया और मैंने देखा कि कोई एक ब्लैक ब्लैक सी चीज़ है जो पानी के सरफेस के ऊपर की तरफ आ रही है। तो फिर मैंने पहचान लिया कि वो जो है ट्रंक है एलिफेंट का, मतलब जो एलिफेंट की जो सूंड होती है और एलिफेंट का जो एक पार्ट होता है वो उसको दिख रहा था पानी में। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। और राइटर को लगा जो करी है वो डूब रहा है। ड्रॉन का मतलब होता है डूबना। तो राइटर को लगा कि जो करी है वो डूब रहा है। और आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम। और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं इतने भारी जो लगभग 400 पाउंड का एक जो एलिफेंट है उससे बहुत ही बड़ा है वो उसको नहीं निकाल पाएगा, वो ऐसा सोच रहा था। मगर तभी मैंने क्या देखा कि but I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore। और फिर उसने जैसे ही मुझे देखा वो थोड़ी सी आवाज़ें निकालने लगा और मतलब कोशिश करने लगा खींच खींच के नदी के किनारे तक आने की। देन स्टिल ट्रम्पनिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। और फिर क्या हुआ, फिर से वो आवाज़ें निकाल रहा था और उसने मुझे पास आते हुए देखा और अपनी तरफ पानी में खींच लिया। एज आई फेल्ट इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और जैसे ही मैं पानी में गया मैंने देखा कि बिल्कुल रिवर के नीचे की तरफ एक बॉय जो है वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। ही हैड नॉट altogether touched bottom but was somehow afloat। उसने मतलब उस बॉय ने पूरी तरीके से तो वो नीचे नहीं गया था मगर वो एक तरह से तैर रहा था पानी में और नीचे की तरफ को जा रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। फिर मैंने जब करी ने तो खींच लिया था राइटर को पानी में, फिर राइटर एकदम से ऊपर उठा थोड़ी सांस लेने के लिए और फिर उन्होंने वहाँ पे करी को देखा। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और उसके जो मतलब फीट थे वो पैरों में दबे हुए थे और उसके हैंड ऐसे थे जैसे कि वो मेरे लिए ही वेट कर रहे हो। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस। और फिर जो राइटर थे वो नीचे की तरफ गए और जो मतलब जो बॉय डूब रहा था उसको अपने साथ ऊपर की तरफ लेके आए। और मगर जो राइटर थे वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्विमिंग तो आती नहीं थी तो वो बहुत ज़्यादा स्विम नहीं कर पाते थे। और जो करंट था ना, मतलब जो बहाव था पानी का, वो ऑलरेडी दूसरे डायरेक्शन में था तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट करी who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I swam him stretch। तो क्या हुआ, करी ने देखा कि जब जो ऑथर हैं और वो जो बॉय है वो डूब रहे हैं तो वैसे तो करी बहुत ज़्यादा स्लो था मगर जैसे ही करी ने लोगों को डूबते हुए देखा वो बिल्कुल भागता है, जैसे हॉक होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, उसकी तरह वो भाग के आया उनको बचाने के लिए। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। और फिर राइटर ने फिर से देखा कि वो जो ट्रंक है, देखिए ये ट्रंक है जो सूंड है इसकी हाथी की, इसने राइटर के गले की तरफ उसको बांध लिया और फिर उसको वहां से खींचने लगा। आई राइज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। और फिर राइटर भी उसको मतलब कोशिश कर रहे थे पकड़ने की मगर वो स्लिप होती जा रही थी। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर वाटर अगेन बट this time I found that the water was not very deep so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me। और फिर मतलब वो नीचे की तरफ डूबते जा रहे थे मगर वो थोड़ी आगे की किनारे के पास को आ गए थे तो उन्हें लगा, समझ में आया कि अब जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। और फिर राइटर ने थोड़ा खड़े होने की कोशिश की। देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड। और फिर जैसे ही वो नदी के और किनारे आते, मतलब किनारे के पास वो आते रहे तो एकदम से राइटर काफ़ी तेज़ ऊपर की तरफ उठे और जैसे उन्होंने कोई छलांग लगाई हो और वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए।
In spite of the fact that I was, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. और जैसे ही मेरी जो बॉडी है वो ऊपर ऊपर की तरफ आ रही थी, मुझे एक ऐसी रस्सी जैसी चीज़ दिखी जिसके आगे कोई गांठ बंधी हुई हो। इस टाइप की उन्हें रस्सी दिखी अपनी नेक के पास, अपनी गर्दन के पास। दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी। और जैसे ही उन्हें लगा कि उनके गले पर कोई चीज़ लिपटी हुई है, वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें लगा कि कोई पानी का जो जानवर है वो उनको निगलने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। और फिर उन्होंने करी की जो है वो आवाज़ सुनी और फिर उन्हें समझ में आ गया कि जो अराउंड उनकी नेक के पास जो है वो करी का ट्रंक है। और फिर करी ने दोनों को पानी से बाहर निकाल दिया, राइटर को और उस बॉय को। करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। और करी जो था वो एक बच्चे की तरह था, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी कि वो किस तरीके से अच्छा व्यवहार करे, और अगर उसको ये ना बताया जाए तो वो और भी ज़्यादा शैतान हो जाता था और ज़्यादा शैतानियाँ करने लगता था। तो एक बार का वो इंस्टेंस बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो जो है ऑथर वो बताते हैं, वन डे somebody gave him some bananas to eat। एक बार क्या हुआ, किसी ने बनाना खाने के लिए, केले खाने के लिए दे दिए करी को, और करी को वो इतने ज़्यादा पसंद आने लगे। राइट, जो पके हुए बनानास थे वो करी को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। ये जो राइटर थे, इनके घर में क्या होता था, इनका जो डाइनिंग रूम था उसमें खिड़की के पास ये लोग फ्रूट्स रख दिया करते थे। और एक दिन सारे के सारे जो बनानास थे वो एकदम से गायब हो गए, और मेरी जो पूरी फैमिली ने, मतलब राइटर कहते हैं उनकी पूरी फैमिली ने ब्लेम किया उनके घर के जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, कि उन्होंने सारे के सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। कुछ दिनों बाद जो फ्रूट्स थे, फल थे सारे, वो फिर से दोबारा से गायब हो गए। इस टाइम क्या हुआ, इस बार सारा ब्लेम राइटर पर पड़ा, और राइटर को तो पता था कि उन्होंने ये नहीं किया है, और ये बात की पेरेंट्स ने उनको डांटा, इस बात के लिए उन पे ब्लेम लगाया कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। इस बात से वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर क्या हुआ, अगली बार द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। और फिर अगली बार जब फिर से फ्रूट्स जो हुए वो गायब हुए, तो फिर राइटर ने देखा बनानास थे करी के पवेलियन में, जहाँ पर करी रहता था वहाँ पर बिल्कुल एक टूटा फूटा सा, बिल्कुल कुचला हुआ सा बनाना उन्होंने देखा। ये देख के उनको बड़ा सरप्राइज लगा। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि करी के जो पवेलियन में कभी फ्रूट्स हो, उन्होंने तो हमेशा ट्विग्स ही देखी थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब वो डाइनिंग रूम में अपने बैठे हुए थे राइटर, तब उन्होंने देखा कि जो फ्रूट्स रखे हुए थे टेबल पर, वहाँ पर एक, मतलब ऐसे कोई स्नेक जैसी कोई फिगर आ रही हो, मतलब जैसे कि कोई स्नेक अंदर की तरफ आ रहा हो। और उसने विंडो से क्या किया, जो बनानास थे वो उठाए और वो स्नेक गायब हो गया। और इस बात से जो राइटर को बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि कोई जो स्नेक यानी कि सांप है वो कभी बनाना भी खाते हो। और ये थॉट ही मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा टेरेबल था कि जो सांप है वो उनके जो फ्रूट्स और बनानास वगैरह ये सब चुरा रहे हैं। फिर जो राइटर थे वो बिल्कुल रूम के बाहर निकल के बहुत ज़्यादा डर में, और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो घबरा रहे थे। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। और उनको इतना डर लग रहा था, वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो सांप है वो फिर से आएगा, सारे के सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको, मतलब घर के जितने भी लोग हैं उन सबको मार भी देगा। और जैसे ही ऑथर जो है वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि करी की जो बैग थी, मतलब करी की बैग आगे 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 बढ़ती जा रही है पवेलियन की तरफ। और इससे क्या हुआ, मतलब उनको लगा कि चलो करी है, मैं उसके पास चले जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो करी से मिलेंगे तो थोड़े वो खुश हो जाएंगे। तो वो करी के पीछे भागने लगे। पवेलियन में उसके पहुँच गए तो देखा कि वहाँ पे करी जो थे वो बनाना खा रहा था वो तो। और फिर ये चीज़ देख के एकदम से शौक लग गया ऑथर को कि जितने भी जो बनाना थे ना, वो अभी तक जो कौन खा रहा था, वो खा रहा था करी, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे बनानास के छिक्कल जो थे वो स्ट्रून थे। स्ट्रून का मतलब होता है फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। और फिर उसने क्या किया, करी ने थोड़ा सा आगे को गिरे हुए थे, उसने फिर अपना फिर से ट्रंक निकाला और बड़ा सी ट्रंक करके दूसरे बनाने को उठाने लगे। और फिर तब राइटर को समझ आया कि वो जो स्नेक उन्होंने देखा था वो कोई स्नेक नहीं था, वो तो करी का ट्रंक था। I went to him, pulled him out by his ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had been eaten all the fruits। फिर क्या हुआ, जो राइटर थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया और दिखाया कि सारे के सारे फ्रूट्स जो खा रहा था वो करी था, बल्कि राइटर नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि करी को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई। और फिर क्या होता है, एलिफेंट्स ना अगर उनको डांट दिया जाए तो उनको समझ में आ जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने, अगर उनको डांट दें तो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करते।
नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी whipped। वो बोलता है कि अगर तुम दोबारा फ्रूट्स को चुराओगे तो हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room। और फिर सारे के सारे लोग नाराज थे, तो ये बात जो है वो करी को समझ आ गई और फिर उसने दोबारा कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। एलिफेंट जो होते हैं वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं पनिशमेंट लेना अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया होता है, मगर अगर तुम उन्हें बिना किसी रीज़न के पनिश करोगे तो वो इस बात को याद रखेंगे और फिर दोबारा तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। एलिफेंट क्या है, मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। और जो एलिफेंट होते हैं उनको बताना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है और कब धीरे चलना है, और आपको उनको एक बच्चे की तरह समझाना होता है। इफ़ यू से धत एंड पुल्ड हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप उसको बोले धत और कान से उसको पकड़ें तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको बैठने के लिए कह रहे हैं। सिमिलरली और इसी तरह अगर आप कहेंगे माली और उसकी जो नाक, उसकी जो लंबी सी नाक होती है, उसका ट्रंक उसको आगे की तरफ खींचेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि माली का मतलब होता है कि उसे चलना है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। जो करी ने माली है चलना सीखा इस तरीके से, वो 3 बार उसको सिखाना पड़ा तब जा करके उसने सीखा। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। मगर उसको 3 हफ्ते लगे धत का मतलब समझने के लिए। He was no good at sitting down। वो बैठने में अच्छा नहीं था। And do you know why an elephant should be taught to sit down? और आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाना पड़ता है बैठने के लिए? क्योंकि वो इतना बड़ा होता जाता है, अगर आपको उसका ख्याल रखना है तो आपको उसको बैठना सिखाना ही होगा। आप उसकी बैग तक तभी पहुंच सकते हो जब वो बैठ पाएगा। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। और ये अच्छा ही होगा कि आप उसको बैठना सिखा दो धत बोल के, क्योंकि हर टाइम आप लैडर तो यूज़ कर नहीं सकते हो। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल, जो उसको कम से कम जनरली जो टाइम लगता है वो 5 साल लग जाते हैं उसको मास्टर कॉल को समझने के लिए। मास्टर कॉल जो होती है वो स्ट्रिंग मतलब अजीब सी एक हिसिंग की साउंड होती है, जैसे सांप की जो साउंड होती है वो हिस्क होती है ना, जैसे हिस इस टाइप की साउंड निकालता है जो स्नेक, तो ये वाली जो मास्टर साउंड होती है इसमें हिसिंग होती है, हाउलिंग साउंड होती है, और टाइगर जैसे कि हॉल करता है ना बहुत ज़्यादा डराने के लिए, ऐसी साउंड और स्नेक की साउंड का मिक्सचर होता है ये कुछ जो मास्टर साउंड होती है। और क्या तुम्हें पता है, एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वेन यू गिव हिम अ मास्टर कॉल? आपको पता है कि मास्टर कॉल से एलिफेंट क्या करते हैं? अगर आप जंगल में कभी खो जाओ तो अगर आपको बाहर निकालना हो तो आप मास्टर कॉल से एलिफेंट को बुला सकते हो और एलिफेंट आ जाता है आपकी मदद करने के लिए। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और जैसे आप मास्टर कॉल को देते हैं वो अपने ट्रंक से ट्रीज को हटा देता है। ये जो चीज़ है ये सारे के सारे एनिमल्स को डरा देती है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और जैसे ही ये देखिए जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, मास्टर कॉल के बाद जो एलिफेंट है वो ट्रीज को हटा देता है। ये चीज़ सारे के सारे जानवरों को डरा देती है और सारे के सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। और आप ये इसको देख सकते हैं उसकी चांद की रोशनी में, मूनलाइट में, और एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और आप जो स्टैग्स होते हैं डियर टाइप के होते हैं जानवर, उनको भी आप देख सकते हैं इधर भागते हुए जब वो दी जाती है उसको मास्टर कॉल दी जाती है। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और आप थोड़ी दूरी पर जो टाइगर होती है उसके गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, उसको भी डर लग जाता है इस बात से जो एलिफेंट कर रहा होता है, पेड़ इधर उधर तोड़ के फेंक रहा होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और मास्टर कॉल के बाद वो एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ हटाता जाता है और आपके लिए रास्ता बना देता है कि आप जंगल से लेकर अपने घर तक पहुंच जाओ। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।